एक नया इतिहास लिखेंगे। साथियों नमस्ते, मैं हूं ज्ञानेश वाकुड़कर। आप देख रहे हैं लोक जागर इंडिया चैनल और आज हम खुल्लम खुल्ला बात करेंगे एक अलग विषय पर। साथियों, दिल्ली में जगदीप धनखड़ ये जो उपराष्ट्रपति थे और राज्यसभा के सभापति भी थे, उनका रिजाइन हो गया। उन्होंने इस्तीफा दे दिया या उनको हकाल दिया, मोदी ने हकाल दिया। ये बात तो सही है, लेकिन हकालने के पीछे की कहानी जो सामने आ रही है तो वो एक तरीके से उन्होंने मोदी की राजनीति के खिलाफ हल्का सा विद्रोह शुरू कर दिया था और कांग्रेस के साथ में मिले थे। इसमें कोई शक नहीं है, कांग्रेस के साथ में मिले थे तो किसी स्वार्थवश नहीं मिले थे, लेकिन जो सच्चाई है, अच्छा काम है, उसके लिए मिले थे। और इसी की वजह से जिंदगी भर लाचारी करने वाले जगदीप धनखड़ के मामले में लोगों में एक सकारात्मक सोच बन गई है। वैसी ही सद्भावना शरद पवार के मामले में भी बनी थी, उद्धव ठाकरे के भी मामले में बनी थी। उद्धव ठाकरे की तो बात ऐसी है कि मुस्लिम मतदाता, दलित मतदाता ये कभी उनको लाइक नहीं करते थे, क्योंकि शिवसेना ने हमेशा मुस्लिम और दलितों का विरोध किया, द्वेष किया। सिर्फ विरोध नहीं, द्वेष किया है। बीजेपी को बढ़ाने का काम भी शिवसेना ने ही किया है। महाराष्ट्र में शिवसेना के कांधे पर बैठकर ही बीजेपी ने अपना परचम महाराष्ट्र में लहराया। ये बात सही है। इतने सालों तक शिवसेना ने बीजेपी के पाप अपने कांधे पर ढोए हैं। अभी थोड़ी बदल गई ऐसा लग रहा था, इसलिए कई लोग उनके फेवर में चले गए थे। मुझे भी थोड़ा इसी सहानुभूति उनके प्रति बढ़ गई थी, इसमें कोई शक नहीं है। पहले मैं जिला प्रमुख तो था, लेकिन मंडल आयोग के लिए शिवसेना छोड़ दी थी मैंने। शिवसेना छोड़ने वाला मैं पहला आदमी था, जिला प्रमुख भी था, विधानसभा भी लड़ा था। लेकिन शरद पवार भी एक ऐसी पर्सनैलिटी है जिन पे भरोसा नहीं किया जा सकता। यशवंतराव चव्हाण को धोखा देकर शरद पवार मुख्यमंत्री बने थे। मोदी ने भी प्रधानमंत्री बनने के बाद में अपने गुरु अडवाणी को धोखा दे दिया था। तो ये तो करीब करीब मौसेरे भाई जैसे लगते हैं। लेकिन शरद पवार ने अभी जो कारनामा किया है वो बड़ा जबरदस्त है। शरद पवार धुआंधार पलटी मार, कभी भी पलटी मार सकते हैं। 2014 में फडणवीस को मुख्यमंत्री बनाने का श्रेय या बीजेपी की सरकार बनाने का श्रेय ही शरद पवार को जाता है। रिजल्ट पूरे डिक्लेयर भी होने को थे, लेकिन जैसे ही उनको पता चल गया कि सरकार बनने के लिए किसी और की मदद लेनी पड़ेगी, तो उन्होंने एकदम से डिक्लेयर कर दिया कि हम बीजेपी के सरकार को समर्थन करेंगे। मतलब उनको उस समय उद्धव ठाकरे का कांटा निकालना था, उद्धव ठाकरे का गेम करना था। तो शरद पवार की ये चालबाजी से उद्धव ठाकरे बेसहारा हो गए, असहाय हो गए। बीजेपी को इनकी जरूरत नहीं रही, बीजेपी को शिवसेना की जरूरत नहीं रही और बार्गेनिंग पावर उनकी खत्म हो गई। कुछ महीनों के बाद में शिवसेना मन मार कर बोलिए या दिल महसूस कर बीजेपी के सरकार में शामिल हो गई। लेकिन पूरे 5 साल उनको अपमानित करने का काम फडणवीस ने किया। 5 साल सरकार जो चली वो शरद पवार की मेहरबानी से चली, फडणवीस की सरकार। वैसे गुजरात में भी मेरे ख्याल से उसके पहले 9 या कोई साल मुझे याद नहीं है, लेकिन एक सरकार जब कांग्रेस के बहुत बढ़ गए थे, उस समय में भी बीजेपी की सरकार आने का श्रेय शरद पवार को जाता है, प्रफुल्ल पटेल को जाता है। तो शरद पवार ने जिस तरीके से धमाके किए हैं बार बार, शरद पवार सोनिया गांधी के खिलाफ थे। शरद पवार ने जो कुछ चालें चली उसकी वजह से बीजेपी का हमेशा फायदा ही हुआ। शरद पवार ने सोनिया गांधी का विरोध इसलिए किया था, प्राइम मिनिस्टर बनने का उनका सपना था, अच्छी बात है। वो अगर प्राइम मिनिस्टर बनते तो उसमें कोई किसी को ऑब्जेक्शन होने का सवाल भी नहीं पैदा होता, उनमें कैपेसिटी तो है। लेकिन शरद पवार की राजनीति कभी भी भरोसे वाली राजनीति नहीं रही। कब किसको धोखा दे देंगे, इसमें शरद पवार पे कोई भरोसा नहीं कर सकता है, ये बात सच है। लेकिन महाविकास आघाड़ी का जो प्रयोग महाराष्ट्र में किया गया और उसकी वजह से जो बीजेपी की सत्ता चली गई,
इस कारण उद्धव ठाकरे और शरद पवार इन दोनों की क्रेडिबिलिटी बहुत जम के या इंटरेस्ट के साथ में वापस आ गई, क्योंकि बीजेपी पर लोगों का गुस्सा था। वो जो दूसरी गैंग होती है वो कोई इतनी प्यारी नहीं होती है, फिर भी उससे लोग प्यार करने लग जाते हैं, क्योंकि बड़े डाकुओं को उन्होंने गांव से हकाल दिया है। तो वैसी बात करीब करीब ऐसे शरद पवार और उद्धव ठाकरे के प्रति हुई थी महाविकास आघाड़ी के समय, और लोकसभा में उसका नतीजा भी उनको मिला, उनका फायदा भी मिला। जैसे जैसे कांग्रेस मजबूत होने लगती है, या अभी समझ लीजिए कि राहुल गांधी मजबूत होने लग जाते हैं, तो केजरीवाल है, ममता बनर्जी है, शरद पवार है, उद्धव ठाकरे है, ये लोग कांग्रेस से दूर होने की कोशिश करते हैं। मतलब अपनी दुकानदारी चलाने के लिए कुछ न कुछ उटपटांग काम कर लेते हैं। तो यही शरद पवार के अभी की पोजीशन में दिख रहा है। अभी शरद पवार ने क्या किया है, बहुत बड़ी चर्चा हो रही है। एक तो देवेंद्र फडणवीस का 55वां जन्मदिन धूमधाम से मनाया गया, और उसमें एक कॉफी टेबल बुक का प्रकाशन किया, उसमें शरद पवार का लेख है। और शरद पवार ने इतनी जमकर तारीफ की फडणवीस की, वो LLB पढ़े हुए हैं, इसलिए बहुत शार्प है, बहुत समय सूचकता है उनके पास में, जनता का हित देखते हैं, और कौटिल्य जैसी रणनीति है, उन्होंने बहुत विकास के काम किए। ये बड़ा ताज्जुब हुआ, ये तो पहली बार देख रहा हूँ, हमने तो कभी देखा नहीं फडणवीस को इस तरीके से। शरद पवार को इतना बड़ा, शरद पवार उनके कार्यकर्ता बन गए या फिर अजित पवार के कार्यकर्ता बन गए। सुप्रिया सुले ने भी बहुत तारीफ की थी फडणवीस की। तो क्या शरद पवार भी पलटी मारने के फिराक में हैं? अभी एक उपराष्ट्रपति पद खाली हो गया है, तो क्या शरद पवार की निगाह वहां पे है? एक बात तो है कि शरद पवार पे कोई भरोसा नहीं करता, उनकी क्रेडिबिलिटी पे हमेशा सवाल बना रहेगा। एक ही मौका आया था महाविकास आघाड़ी का, जब गठबंधन किया था, वो भी स्वार्थवश किया था वो इन्होंने। उद्धव ठाकरे ने अपनी मूल विचारधारा छोड़ी नहीं थी, वो सिर्फ उनको बहुत अपमानित किया था, ये बात भी है। और उनको मुख्यमंत्री पद चाहिए था, वो बीजेपी ने देने से मना कर दिया, उनकी मनमानी को मानने से इनकार कर दिया। इसीलिए और शरद पवार ने फिर उनको उचकाया होगा, इसलिए महाविकास आघाड़ी की सरकार बनी यहाँ पे महाराष्ट्र में। और जाने अनजाने ये दो लोग हीरो बन गए। लेकिन अभी जिस तरीके से, और इसीलिए मुस्लिम वोटर्स तो शरद पवार के साथ में थे, इसमें कोई शक नहीं, कुछ हद तक, मगर कांग्रेस के साथ में भी थे। मुस्लिम वोटर्स शिवसेना के साथ में तो कभी जा नहीं सकते, दलित वोटर्स शिवसेना के साथ में नहीं जा सकते। लेकिन महाविकास आघाड़ी के प्रयोग के बाद में वो उद्धव ठाकरे मुस्लिम और दलित वोटर्स के हीरो बन गए थे। इतना सारा प्यार देने के बावजूद उद्धव ठाकरे की नीयत में भी खोट दिख रही है। जिस तरीके से देवेंद्र फडणवीस को की वो तारीफ कर रहे, उन्होंने भी तारीफ की बड़ी जन्मदिन के उपलक्ष्य में, इतनी बड़ी तारीफ की। क्या फिर दाऊद इब्राहिम का जन्मदिन है तो दाऊद इब्राहिम की आप तारीफ करोगे? उसकी कोई लिमिट होनी चाहिए ना। नाग पंचमी के दिन में सांप की पूजा करते हैं लोग, श्रद्धालु लोग सांप की पूजा करते हैं, तो क्या अपने बच्चों को बोलेंगे कि ये सांप का विष हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, और क्या सांप को डसवाएंगे या खुद को डसने के लिए कहेंगे? कहने का मतलब क्या है कि ये लोग इतनी घटिया राजनीति क्यों करते हैं? तो शरद पवार और उद्धव ठाकरे, इनकी जो रणनीति अभी चल रही है, तो वो बीजेपी के साथ में पींगे बढ़ा रहे हैं। मैंने पहले भी बोला है, और अभी भी मुझे लगता है कि एक बात दूसरी ये भी हो सकती है कि मोदी की सरकार तो गिर जाएगी। अभी ज्यादा दिन रहेंगे नहीं, क्योंकि धनखड़ का रेसिग्नेशन वगैरह उसी का नतीजा है। और भी उनमें बंडखोरी है, और भी उनमें झगड़े हैं, इसमें कोई शक नहीं है, संघर्ष तो चल रहा है। तो सरकार गिर जाएगी तो क्या तीसरी आघाड़ी की सरकार बनेगी देश में? तीसरी आघाड़ी में फिर शरद पवार रहेंगे, फिर चंद्रबाबू नायडू रहेंगे, या फिर नीतीश कुमार रहेंगे, फिर उद्धव ठाकरे रहेंगे, और कांग्रेस को अलग रखेंगे। कांग्रेस का साथ तो लेना ही पड़ेगा, उसके बगैर सरकार नहीं बनेगी। कांग्रेस को ज्यादा मजबूत होने से रोकते हैं ये। कांग्रेस का मजबूत होना मतलब इनकी दुकानदारी खत्म होने का लक्षण है, और इसीलिए इनकी चाल चलन बदल गई है, ऐसा मुझे लगता है। तो हम देखते हैं क्या क्या होता है। लेकिन एक बात तो पक्की है कि मोदी की सरकार गिर जाएगी, ज्यादा दिन की
चंद दिनों की मेहमान है, फिर उसमें देश में नए समीकरण सामने आ सकते हैं। संघ भी उनके खिलाफ मैदान में आ गया है। तो हम देखते हैं क्या होता है, कैसे होता है। तो देखते हैं शरद पवार क्या गुल खिलाते हैं, केजरीवाल क्या गुल खिलाते हैं, उद्धव ठाकरे क्या गुल खिलाते हैं, और जगदीप धनखड़ चुपचाप बैठते हैं या और कुछ गाड़ी करते हैं, क्योंकि उनके पास में बहुत सारे रहस्य तो इनके हैं। उनका ऑफिस भी सील कर दिया है और उनका जो सोशल मीडिया वाला जो स्टाफ था उनको भी निकाल दिया है, हकाल दिया है। इतना घटिया राजकारण मोदी के सिवा कोई कर नहीं सकता। तो 11 साल तक देश ने झेला है, अब ज्यादा दिन झेलना नहीं पसंद करेंगे। आप देखते रहिए लोक जागर इंडिया चैनल। लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। यही मेरे देश का कल है। एक नया इतिहास लिखेंगे।